जब भी होता है ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है। ऐसे में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक जागरण में आए जो लेख हैं उन पर। आज दिनांक है 29 अगस्त 2022 और राष्ट्रीय संस्करण में जो लेख छपे हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। में हम जानते हैं दोस्तों, जो कि लेख हैं उनमें है हमारे जो मुख्य उपयोगी लेख हैं हम उनको देख लेते हैं ताकि जो हमें पता चले। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टिक लगा रखे हैं, जो कि पहला दिख रहा है आपको, अंग्रेजी के मोह से मुक्त हो भारत। यह लेख हो सकता है। उसके अलावा विकसित भारत के निर्माण की राह, दूसरा यह लेख हो सकता है। तीसरा हो सकता है दोस्तों, यह भी ऊर्जा, जो आप यहाँ दिख रहा होगा, ऊर्जा करके। यह भी एक अच्छे विचारों का संग्रह है यहाँ पर, मतलब डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह द्वारा लिखा गया, जो आपको एक पॉजिटिविटी देगा। इसके अलावा देखें आगे तो खेल संस्कृति का अभाव। आज 29 अगस्त है और खेल दिवस भी है। हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आज। और विमर्श पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 9 पे। यहाँ दिखता है आपको कि अध्यापकों की सीधी भर्ती से शिक्षा में सुधार, जो कि यूजीसी द्वारा, यानी कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके द्वारा जो नई पहल शुरू की गई है। जो प्रोफेसर या पढ़ाने के लिए जो मतलब डिग्री धारक नहीं है, परंतु उस सब्जेक्ट में या उस क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट है या उसमें काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज देना है उसके लिए शुरुआत की गई है, जिसमें एक अच्छे सुधार के रूप में उसको देखा जा रहा है। उसके अलावा जो नवाचार के प्रोत्साहन में संभव विकास किस प्रकार से हो सकता है और किस प्रकार ये भारत को लाभ देगा, और जो अभी के हालात है उनके बारे में बात की गई है। यह कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश डायरी, इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है। उसके अलावा इसके नीचे का जो है लेख, यह आर्थिकी को दुष्प्रभावित करते मुफ्त उपहार, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था, निर्णय नहीं मतलब जो भी कहा गया था इस मामले की मुफ्त की योजनाएं चल रही है वो राज्यों के ऊपर अति भार के रूप में सामने आएगी, और यह एक दुष्प्रभाव जो बहुत ही प्रभावित करेगी आर्थिक क्षेत्र को और राज्य के आर्थिकी को। तो इसलिए इस पर भी अभी बहस छिड़ी हुई है और इसके अंदर यह लेख लिखा गया है। यह भी उपयोगी होगा परीक्षा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें चर्चा करेंगे हम दो तीन मुख्य लेखों की जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमने बच रहे हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, पहले के बारे में लिए, और उसके अलावा खेल संस्कृति का अभाव जो आजकल बच्चों में दिख रहा है, और आर्थिकी को दुष्प्रभावित करते मुफ्त उपहार के लिए। उसके अलावा जो अध्यापकों की सीधी भर्ती में शिक्षा में सुधार, इसको आप पढ़ सकते हैं। नवाचार के लिए प्रोत्साहन से संभव, इसको भी कर सकते हैं। और उसके अलावा विकसित भारत के निर्माण की राह, यह भी आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए। जो अंग्रेजी के मोह से मुक्त हो भारत, ऐसा शीर्षक है इस लेख का। तो इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार से अंग्रेजी भारत में जो हिंदी है उसको किस प्रकार से वरीयता अभी तक नहीं मिल रही है, और किस प्रकार जो देश दुनिया देखती है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है तो वह सिर्फ कहने की भाषा है, जबकि सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी को इतनी वरीयता देते हैं, जबकि दूसरे देश है वो अपनी मातृभाषा और निज भाषा को मुख्य रूप से वरीयता देते हैं, और वहाँ की जो राजभाषा है वह भी उनकी मातृभाषा ही। तो इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, और हिंदी को लेकर और अंग्रेजी को लेकर जो बातें चल रही है अभी उसको लेकर चले बात करेंगे, क्योंकि अभी गृह मंत्री द्वारा भी अपने जो वक्तव्य उनमें हिंदी को लेकर कहा गया है कि इसको देने की जरूरत है, और जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए अभी यह चर्चा भी मुद्दे जो बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा आज क्लियरिटी में समस्या आ सकती है दोस्तों, पीडीएफ मतलब आज थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर जो बात की गई है दोस्तों वह है
कि जो भाषा है वो अद्भुत लब्धि है। भाषा से समाज बना और समाज ने भाषा का संवर्धन किया। भाषा सामूहिक संपदा है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का समूचा ज्ञान भारतीय भाषाओं से यानी भारतीय भाषाओं में उगा है। जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसका समूचा ज्ञान भारतीय भाषाओं में उगा है। भारतीय भाषा यहाँ पर यानी कि हमारी जो प्राचीन भाषाएं संस्कृति है संस्कृति है वो जो है वो प्राचीन भाषाओं से, ना कि जो अभी नई भाषाएं आई है जैसे कि अंग्रेजी हुई आदि अन्य भाषाएं जो भी अन्य देशों से होकर हमारी यहाँ आई है। जबकि जो प्राचीन भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उन्हीं से हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक विकास हुआ है और वो अपने चरम पर पहुंची थी। तो यहाँ पर लब्धि का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ लब्धि का अर्थ समझे तो आपको लब्धि का अर्थ होता है एक प्रकार से स्वर्गीय शक्ति या ईश्वरीय शक्ति इसको कहा जा सकता है, मतलब इसका अर्थ देखा जाए तो भाषा को एक शक्ति के रूप में बताया गया है यहाँ पर। तो भाषा की जरूरत क्या है? भाषा जो विचारों का जन्म और विकास की मातृभाषा ही गोद में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत मातृभाषा है वह इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि मातृभाषा अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है स्वाभाविक रूप से। इसलिए जो भारत में अनेक समृद्ध भाषा है लेकिन विदेशी भाषा अंग्रेजी की ठसक ज्यादा है। परंतु और यहाँ अंग्रेजी के जानकार विशिष्ट विद्वान भी माने जाते हैं। अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजी लाए इस और अंग्रेजी के साथ अपनी संस्कृति भी लाए। यानी कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर भारत में विभिन्न मातृभाषाएं और विभिन्न भाषाएं हैं, अलग अलग जो लोकल भाषाएं भी है। परंतु जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को जो अंग्रेजी बोलते हैं उनको अलग तरीके से विशिष्ट विद्वान भी माना जाता है भारत में। और जो उनकी संस्कृति है, जो तरीके से वो पाश्चात्य उनका लिबास होता है या पाश्चात्य उनका पहनावा होता है उसको देखकर उनको एक वरीयता दी जाती है। तो इसीलिए जो अंग्रेज तो भारत आए और अपनी संस्कृति भी लाए, इसलिए ऐसा कहा जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति व आयोजित कार्यक्रम में अंग्रेजी के आकर्षण पर टिप्पणी भी की थी। भारत को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के मोहपाश से मुक्त होना चाहिए। उनका यह भी एक तरीके से उनका एक सारांश उनकी भाषण का यह बनता है कि भारत को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के मोहपाश से मुक्त होना चाहिए। यह एक सारांश बनता है उनके भाषण का अगर बात की जाए तो। और अंग्रेजी को देखा जाए तो दोस्तों विश्व भाषा कहा जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से हम उसको जाने तो पता चलता है कि जापान, रूस, चीन आदि देशों में अंग्रेजी की कोई हैसियत ही नहीं है। और जो एशिया के 48 देशों में यानी हमारा एशिया है उसमें जो 48 देश हैं उसमें भी भारत के अलावा किसी भी देश की मुख्य भाषा अंग्रेजी नहीं है। अगर हम देशवार देखें तो जिसमें अजरबैजान की भाषा अजेरी होती है दिखती है या फिर तुर्की है। इसराइल की देखें तो हिब्रू। इसराइल के संदर्भ में यह बात भी है दोस्तों कि वहां पर जब उनको इसराइल बना तो सब लोग अलग अलग जगह से, कोई अलग देश से आया था, कोई कहाँ से आया था, कोई किसी कॉन्टिनेंट से आया था, तो उन सबकी भाषाएं अलग थी। तो उनको एक साथ लाने के लिए, उनकी यूनिटी दिखाने के लिए, जो उनकी सिर्फ वो जो यहूदी हैं तो उन सबको एक करने के लिए वहां पर उनकी जो भाषा है हिब्रू, जो कि उस समय इतनी इतनी नहीं बोली जाती थी, या फिर जो सभी आए थे वो उनमें से बहुत सारे लोग हिब्रू को नहीं जानते थे या हिब्रू की जो संस्कृति है वो खत्म होती जा रही थी। परंतु इसराइल ने इसके लिए एक प्लान बनाया 5 साल का और अपनी हिब्रू को फिर से जीवंत करने के लिए कड़ी मेहनत की। और आज वहाँ की हर मतलब आज वहाँ की जो भाषा है, मुख्य भाषा वो हिब्रू है। और हर बच्चा और हर बच्चे से बूढ़े तक सभी हिब्रू जानते हैं। जबकि जब शुरुआत में जब इजराइल बना तब वहां पर ऐसे हालात नहीं थे या हिब्रू को जानने वाले थे बहुत कम ही थे। परंतु 5 साल के अंदर उन्होंने अपनी भाषा को फिर से जीवंत रूप दिया, क्योंकि यह उनका एक लक्ष्य था। और जो उनका लक्ष्य था उसी के साथ पूरा देश इसमें लगा हुआ था। उसके लिए उन्होंने कुछ मेहनत की और कुछ प्लान बनाए थे। उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है और कभी हम बाद में फिर चर्चा करेंगे उस पर। उसके अलावा हम देखते हैं तो उज्बेकिस्तान की उज्बेक भाषा है, ईरान की फारसी है, सऊदी अरब की, सीरिया की, इराक, जॉर्डन, यमन, बहरीन, कतर और कुवैत की भाषा अरबी है। इसके अलावा चीन और ताइवान की भाषा मंदारिन है, श्रीलंका की सिंहली व तमिल, अफगानिस्तान की पश्तो भाषा और तुर्की
है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम तो अभी तक तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हम एशिया के महाद्वीप में जो 48 देश है उसमें अधिकतर देशों के पास अपनी खुद की भाषा है या अपनी भाषा है, वो वहां पर वही मुख्य भाषा है। परंतु भारत है जो कि अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा देता है, और ये दूसरे देश जबकि अंग्रेजी की मतलब मुख्य भाषा नहीं मानी जाती, हालांकि प्रचलित है वहां पर, परंतु मुख्य भाषा के रूप में ये सरकारी कार्यों में जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी वहां पर नहीं मानी जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें यूरोप में भी, तो यूरोप के भी जो अंग्रेजी भाषी माना जाता है, परंतु यूरोप में भी जो 43 कंट्रीज है या 43 देश है उनमें 40 की भाषा अंग्रेजी नहीं है। जहां पर आता है डेनमार्क की भाषा डेनिश है, चेक गणराज्य की चेक गणराज्य की चेक है, रूस की रूसी है, स्वीडन की स्वीडिश है, जर्मनी की जर्मन है, पोलैंड की पोलिश है, और इटली की इटालियन, और ग्रीस की ग्रीक, यूक्रेन की यूक्रेनी, और फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश, और सिर्फ ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी, और आयरलैंड के आयरिश एवं अंग्रेजी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो यूरोप के मुख्य देश हैं उनकी भाषा भी उन्होंने अंग्रेजी को इतनी वरीयता नहीं दी है, जबकि उनकी जो भाषाएं हैं उनकी जो भाषाएं जो पुराने समय से है या उनके इतिहास में चलती आ रही है उनको उन्होंने मुख्य भाषा के रूप में वरीयता दे रखी है। सिर्फ उनके वहां पर जो बोलचाल की भाषा, जो कुछ हिस्से या फिर कुछ व्यक्ति हैं जो जिनको मतलब भाषाई ज्ञान है वह अंग्रेजी यूज करते हैं, जबकि अन्य सरकारी कार्यों में भी जिनको आती है वह वहां पर जो सरकारी कार्यों में मुख्य रूप से उनकी अपनी राजभाषा यूज की जाती है। जबकि भारत में अंग्रेजी महारानी बनी हुई है, ये आपको दिखाई देता है। और अंग्रेजी केवल देखा जाए तो भाषा ही नहीं है, अंग्रेजी की विशेष संस्कृति है, और यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विरोधी है और श्रेष्ठतावादी है स्वयं में। तो यहाँ पर एक और बात हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो भाषा थी वह भी हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं थी, अंग्रेजी नहीं थी। और कांग्रेस तो अपने जन्म काल से ही अंग्रेजी को वरीयता दे रही थी। गांधी जी ने कहा भी था कि अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है, और मैं इसे अपने देश की मनुष्यत्व के प्रति अपराध मानता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गांधी जी किस प्रकार अंग्रेजी को जानते हुए भी अपने जब उन्होंने अपना जो स्वतंत्रता में अपना नया एक दौर शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने भी अंग्रेजी को त्यागना शुरू कर दिया था और हिंदी को ही अपने कार्यों में यूज करते थे। यानी कि गांधी जी का जो मानना था उसमें था कि भारत की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती है, हिंदुस्तान की भाषा होगी, राजभाषा तो हिंदी ही होगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि कांग्रेसी शासन ने जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी जो स्वतंत्रता बाद शुरू की थी वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से ही कराई। और जब जो पहली बार हिंदी माध्यम पे आई थी वो है जनता पार्टी की, जब पहली कांग्रेसी सरकार आई थी तो उन्होंने हिंदी और क्षेत्रीय भाषा भाषी छात्रों के लिए साथ न्याय किया। और उसी के साथ 1979 से हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा भाषी छात्र से भी अपनी भाषा में परीक्षा दे रहे हैं। जो अंग्रेजी को विश्व भाषा बताने वाले आत्महीन ग्रंथि के शिकार हैं, गांधी जी ने लखनऊ में आयोजित आयोजित अखिल भारतीय एक लिपि सम्मेलन जो 1916 में कहा था कि मैं टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलना मुझे पाप लगता है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा में बात करूं। यानी कि वो बोलते हैं कि मैं टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ, यानी कि वो गुजरात से थे तो उनकी गुजराती आती थी, पर उन्होंने जो पढ़ाई विदेश में की थी उसके लिए उनको अंग्रेजी आती थी और हिंदी इतनी नहीं आती थी, क्योंकि हिंदी बेल्ट से वो जुड़े हुए नहीं थे उतने उस समय तक। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि मैं फिर भी कोशिश करता हूँ टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ और अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ अब। तो उन्होंने बता यहाँ पर कहा कि अपनी भाषा को लेकर गर्व करो और अपनी भाषा में ही बात करो। संविधान सभा में भी राजभाषा पर लंबी बहस हुई थी, क्योंकि अलगू राय शास्त्री ने कहा कि हिंदी की होड़ है अंग्रेजी के साथ, बांग्ला तमिल तेलुगु कन्नड़ से नहीं है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी का होड़ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि क्षेत्रीय भाषाओं के, जो कि अपने आप क्षेत्रीय भाषाएं क्षेत्रों में चलती है, और राजभाषा के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी को ही देखा जाया जाए। तो अंग्रेजी परंतु अंग्रेजी की हुकूमत गई। अंग्रेजी हमारे किसी भी प्रांत की भाषा नहीं है। आरवी दुलेकर ने जो हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बताया, और जो
कई सदस्यों ने आपत्ति की, परंतु धुलेकर ने कहा कि अंग्रेजी के नाम 15 वर्ष का पट्टा लिखने से राष्ट्र का हित साधन नहीं होगा। जो 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को कंटिन्यू रखा गया, उसी से पता चलता है कि उसी के लिए उन्होंने अपना जो अपना वक्तव्य इस प्रकार दिया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पता भी चल रहा होगा कि हमारे अंदर भी रोज दिन के दिनचर्या में कितनी अंग्रेजी घुस गई है कि हम कोई बात करते हैं हिंदी में समझाने की, फिर भी उसमें अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, जिस प्रकार की अभी मेरे शब्दों में यहाँ पर आपको अंग्रेजी के कुछ शब्द दिख रहे होंगे। इसीलिए हमें हिंदी को ज्यादा सीखने की जरूरत है अगर हमें हिंदी को बढ़ावा देना है, और उसको हमारे परिवेश में भी ढालना पड़ेगा। उसी के साथ आगे जाएं तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर भी जो 5 प्रण बताए, उनमें 5 प्रण में गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रण के रूप में बताया है। और उसी अंग्रेजी यानी उसी प्रण में अंग्रेजी भारत में गुलामी की सोच का प्रमुख स्तंभ है, जिसको हमें हटाना है। यानी कि जो हमारी मुख्य भाषा है उसे हमें हिंदी को अपनाना है, चाहे अंग्रेजी एक विचारों के आदान प्रदान की भाषा बनी रहे, परंतु जो हिंदी को जो वरीयता देनी चाहिए, जो श्रेष्ठता उसको मिलनी चाहिए, वो मिलने उसको अभी तक नहीं मिली है, और उसको वही मिलनी चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है। जैसे कि भाषा के रूप में उसका ज्ञान पूरा नहीं है, लेकिन भारत के लिए अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, यह पराधीनता का स्मारक है। और जो अंग्रेजियत के प्रभाव में भारतीय इतिहास का लेखन भी दूषित हुआ है। संस्कृति और सभ्यता पर इसका दुष्प्रभाव भी सुस्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो अगर हम संवैधानिक तरीके से देखें भाषा के बारे में, तो यहाँ पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में भी राजभाषा हिंदी के लिए केंद्र को निर्देशित किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, और वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि संविधान में भी यह निर्देश किया गया है कि जो संघ है उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने हिंदी भाषा को अलग अलग लोगों तक बढ़ाए, उसके लिए कार्यक्रम करे, या उसको विकास करने में जो भी कुछ हो सके उस पर कार्य करे, ताकि उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, और जो अभिव्यक्ति है वो उसका माध्यम हिंदी को हिंदी को उस माध्यम के लिए तैयार किया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपना हिंदी में अपने अभिव्यक्ति का माध्यम कर सके एक दूसरे से। उसकी प्रकृति में भी हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान में और 8वीं अनुसूची में भी निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात करते हुए, और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। यानी कि अगर शब्द भंडार के लिए भी आवश्यक हो तो उसके लिए संस्कृत शब्दों का यूज किया जाना चाहिए, और पूर्णतः यानी कि अन्य भाषाएं हैं उनमें भी ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका जो कि उसके लिए उपयुक्त हो, तो उसका भी मतलब यूज किया जाना चाहिए। और संविधान की 8वीं सूची की भाषाओं में को हिंदी एवं संस्कृत से शब्द लेने के इस प्रकार निर्देश किए गए हैं संविधान द्वारा। अंग्रेजी से शब्द लेने के निर्देश यहाँ पर नहीं किए गए। तो इसी प्रकार जो भाषाओं को शब्द समृद्ध बनाने का प्रयास हमें करना पड़ेगा, और अंग्रेजी संस्कारों से मुक्ति का एक यही तरीका है और यही उचित समय है कि हम अब इतने शिक्षित हो गए हैं, और इतने हम मजबूत हो गए, और इतने अभी इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि हाँ, अगर हम चाहे तो अंग्रेजी को छोड़कर धीरे धीरे जो हिंदी का और प्रचार प्रसार करके हिंदी को हम हमारी राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं, अगर हम फैसला करें और प्रण करें तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो लेखक के विचार है वो है कि अंग्रेजी से मुक्त हो भारत, तो वो इस प्रकार से मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो पढ़ते हैं हम हमारे अगले लेख की तरफ, जो कि है खेल संस्कृति का अभाव। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आज हमारा 29 अगस्त भी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का स्मृति दिवस है। स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारी देश की आबादी है लगभग 1.40 अरब की आबादी वाला देश, यानी 1.40 अरब की आबादी वाला देश ओलंपिक जैसे आयोजन में भी पदक के लिए तरसता है। यानी कि जितनी हमारी आबादी है और जितने हम भाग लेते हैं उसके हिसाब से हमारी जो ओलंपिक में हमारी
जो मेडल या फिर जो देखें हम जो पदक पदक है वह जीतने का प्रतिशत बहुत ही कम है। परंतु यहाँ कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे यहाँ खेल प्रतिभाओं की कमी है। हम यह देख भी रहे हैं कि हमारा ओलंपिक में भी अब धीरे धीरे हम अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं, जैसा कि हम पहले से थोड़ा और करने अच्छा लगे हैं। इसलिए खेल प्रतिभाओं की कमी तो नहीं कह सकते हैं। हालांकि हालांकि हकीकत यह है कि ना तो सही उम्र में खेल प्रतिभाओं की चयन की कोई व्यवस्था है हमारे यहाँ, और न ही उनके फलने फूलने के लिए उपयुक्त माहौल है। इसीलिए यह एक तरीके से खेल संस्कृति का अभाव है। अतः हमें ऐसी नीतियों का निर्माण करने की जरूरत है जिससे कि खेलों की सम्मानित मुकाम हासिल हो सके। खेल केवल मनोरंजन तक ही सीमित न रहे और बल्कि करियर के तौर पर भी अपनाए जाए। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, लोग यह इसके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, परंतु अभी इसको बड़े स्तर पर नहीं देखा जा रहा है। और बड़े स्तर पर अभी भी गांव में बहुत सारे हैं जो खेलों को अच्छा नहीं मानते हैं, यानी कि जो कि वहां पर अभी शिक्षा भी सही से पहुंची नहीं है। और जो जो लोग जागरूक है वो जागरूक अभी तक नहीं हो पाए हैं सही तरीके से खेलों के प्रति भी। परंतु आजकल एक ट्रेंड भी बना हुआ दोस्तों कि बच्चे मोबाइल फोन के इतने आदी हो गए हैं कि खेल और किताबों से ज्यादा उनका ध्यान मोबाइल फोन पर लगने लगा है। और वैज्ञानिक अध्ययन में भी बताया गया है कि 5-10 साल की उम्र में जो बच्चों में वजन बढ़ाने की संभावना पहले से काफी ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम इन दिनों काफी बढ़ गया है। और इसके कारण मोटापे की समस्या भी देखी जा रही है, और ये एक बड़ी वजह भी बन रही है मोटापा, इस मोबाइल गेम खेलने से घंटों बैठकर। बच्चों की बदलती परवरिश, और इस माहौल में जो बच्चों की बदलती परवरिश है उस माहौल में उन्हें तकनीक के गुलाम होने से बचाया जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गई है। और मोबाइल गेम की जो बजाय जो मैदान के खेलों के प्रति युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करना ज्यादा और जो समय की मांग बन गई है। तो इस प्रकार जो खेल संस्कृति का अभाव हमने छोटे से लेख में देखा किस प्रकार से अभाव हो रहा है, और क्यों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसका सही मायने से साकार उसके जो उसकी उपयोगिता है उसको मनाने की वह किस प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ खेल दिवस मनाने से भारत खेलों में आगे नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि खेल की दुनिया में देश की पहचान बने, तो इसलिए हम इसके लिए हमें खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। यहाँ पर यह एक मुख्य बात बनती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे और देखते हैं अगले लेख को। अध्यापकों की सीधी भर्ती से शिक्षा में सुधार, यह आप देख लीजिएगा। और नवाचार के प्रोत्साहन संभव विकास, इसको भी आप देख सकते हैं। हम चलते हैं हमारे इस आर्थिकी को दुष्प्रभावित करते मुफ्त उपहार, जो कि लेखक के द्वारा जो विचार किए गए, यहाँ पर डॉक्टर अश्विनी महाजन जो कि प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनके द्वारा लेख लिखा गया है। जानते हैं किस प्रकार से जो आर्थिकी को दुष्प्रभावित कर रहे हैं मुफ्त उपहार, इन्होंने अपने लेख में बताया गया है जिस प्रकार से। तो लेखक का यहाँ पर मुख्य बिंदु है कहने का हुआ है कि मुफ्त उपहार जो है देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था दोनों के लिए अति अहितकर है। ऐसे में इस मसले पर आम सहमति कायम करते हुए जनहित में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसका मुख्य बिंदु यही बनता है। उसी के साथ देखते हैं कि इसके पृष्ठभूमि और इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं जो आर्थिक उपहार या मुफ्त उपहार दिए जा रहे हैं। स्वतंत्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सरकारों द्वारा विकास, गरीबी निवारण यानी कि गरीबी निवारण, बेहतर सामाजिक सेवाओं, पेयजल, सड़क निर्माण आदि पर जोर रहा। लेकिन जो अब कुछ राजनीतिक दल मुफ्त बिजली, पानी, यातायात सुविधा आदि देने के लिए वादे करने लगे हैं, सरकार की खराब आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज के बावजूद उन वादों को कार्यान्वित करने में दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। यानी कि जो मुफ्त उपहार दिए जा रहे हैं उस वजह से जो राज्यों की हालतें में या फिर बढ़ता कर्ज है वो उनके दुष्परिणाम परिणाम के रूप में सामने आने लगा है। और यह उल्लेखनीय भी है कि दिल्ली जो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा के बाद देश का दूसरा सबसे समृद्ध प्रांत है, वहां पर भी समस्या अब दिखने लगी है। अगर हम देखा यहाँ पर देखें जो दिल्ली में प्रवासी है उन मजदूरों की संख्या लगभग 20 लाख है, यानी कि 20 लाख मजदूर लगभग वहां पर कार्य करते हैं। और इनमें से अधिकांश यहाँ दयनीय अवस्था में रह रहे हैं, दयनीय अवस्था में यहाँ पर रह रहे हैं दोस्तों।
और जो उनके परिजनों के लिए स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों की जरूरत है। साथ ही जो बेहतर जलापूर्ति है और सीवेज व्यवस्था के साथ बड़ी संख्या में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दरकार है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार विकास और रखरखाव के लिए भी धन जुटा नहीं पा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर जो मुफ्त बिजली है, पानी है, उसके लिए जितना अधिक से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, उसकी वजह से जो धन है वह जुटा नहीं पा रही। हालांकि प्रति व्यक्ति आय जो हर साल बढ़ रही है, वह बढ़ रही है, उसी के साथ जो खर्चा है वह भी बढ़ रहा है। परंतु तो ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली का राजस्व कम है, यहाँ पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो प्रति व्यक्ति राजस्व शेष भारत से काफी अधिक है। यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उस राजस्व को मुफ्त उपहार के रूप में खर्च करने देने के कारण आवश्यक नागरिक सुविधाओं के लिए धनाभाव होता जा रहा है। यानी कि जो मुफ्त उपहार है उसमें खर्च होने के कारण जो आवश्यक नागरिक सुविधाएं हैं, उनके लिए जो धन का अभाव दिख रहा है। और कितना राजस्व, कितनी मुफ्तखोरी, यदि या अगर इसका पता करते तो पता चलता है कि 2021-22 के लिए दिल्ली का कुल राजस्व 53,070 करोड़ रुपए अनुमानित है। यानी कि 2021-22 में इतना राजस्व वहां पर इकट्ठित यहाँ पर सरकार को मिलेगा, जो कि सभी राज्यों के राजस्व का 3% है। और 2019-20 में यह 47,136 करोड़ रुपए था, और 2015-16 में यह मात्र 34,996 करोड़ रुपए ही था, जो कि आज से जो कि आज उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बढ़ते राजस्व के साथ दिल्ली सरकार का बिजली, पानी और यातायात पर जो खर्च है वह भी बढ़ता जा रहा है। और जो संबंधित आंकड़े यह भी बताते हैं कि दिल्ली सरकार जो द्वारा बिजली जो मुफ्त करने पर बजट पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। और 2015-16 से अगर लगभग दोगुना होता हुआ, यह 3,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज का जो बजट पर बोझ बढ़ रहा है मुफ्त करने के वजह से। इसके अलावा जो केक की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार जो 1998 से 1999 यानी कि 1998 से 99 में जो 26,620 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को उधार दिए गए थे, जिनमें से अभी तक मात्र 351 करोड़ रुपए ही लौटाए गए थे। यानी कि आप भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना कम रुपए इतने सालों में अभी तक लौटाए गए थे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। और इसी बीच जो दिल्ली सरकार है उसने पिछले 5 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए भी ऋण के रूप में दिए हैं। तो इसी जो दिल्ली जल बोर्ड है उसकी वित्तीय हालत भी बहुत खराब हो चुकी है, यहाँ से ये पता चलता है। क्योंकि जो मुफ्त पानी का जो या मुफ्त बिजली पानी है, उसकी वजह से जो जल बोर्ड पर जो खर्च बढ़ रहा है उसकी वजह से ये समस्याएं दिख रही है। परंतु दिल्ली की सत्ता में जो आज राजनीतिक दल है उसने 20 नए कॉलेज आरंभ करने, फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने, महिला सुरक्षा बल गठित करने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, 8 लाख नौकरियों के सृजन, दिल्ली कौशल मिशन द्वारा हर साल 1 लाख युवकों को कौशल प्रशिक्षण समेत ऐसे अनेक वादे किए थे, जो आज या तो केवल वादे रह गए हैं या जिनमें प्रगति धीमी रही है। यहाँ पर भी हमको पता चलता है कि जो आर्थिक जो कि मुफ्त के उपहार है वो किस प्रकार से आर्थिक हमारे एक तरीके से हमारे ढांचे पर आर्थिक प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो हम वादे करते हैं हो सकता है वो वादे भी हम कई कई बार पूरे नहीं होते हैं, या उनको भी हम सही तरीके से कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। अगर सरकारें नहीं कर पाती है, अगर अगर ऐसे ही मुफ्त की उपहार दिए जाने लगे, या मुफ्त के बिजली पानी में पैसा या जो राजस्व है उसको बांटा जाने लगा, तो यहाँ पर जो समझा जा सकता है कि इन वादों को पूरा न कर पाने के पीछे मुख्य कारण जो है वो धनाभाव ही है। यानी कि धन का अभाव है, जो कि देखा जा सकता है इन सभी वादों के पूरा न होने से साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर गौरतलब है कि आप सरकार से पहले जो वर्ष 1999 से यानी कि 1999 से 2000 और 2014-15 के बीच 15 वर्षों में पूंजीगत व्यय 510.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,430 करोड़ रुपए भी हो गया है। यानी कि प्रति वर्ष जो वृद्धि थी वो 19.6% रही थी इतने 15 सालों के अंदर, जो कि आप सरकार के पहले 5 साल में 7,430 करोड़ रुपए से बढ़कर मुश्किल से 11,550 करोड़ रुपए ही पहुंचती, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर 9.2% रह गई है। यानी कि हम देख सकते हैं
कितना हमारा यहाँ पर जो वृद्धि में कमी आई है। हालांकि यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय दिया गया था उसमें भी जो राज्य सरकार को द्वारा जो मुफ्त उपहार है वितरण पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित होने लगी है और उस पर जो प्रबल आशंका भी दिख रही है इसके और भी दुष्परिणामों के आने की। और इसीलिए ऐसे में समझना होगा कि मुफ्तखोरी की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था दोनों के लिए अहितकर है। इसीलिए इसको रोकना चाहिए, कम करना चाहिए और जो नागरिक सुविधाएं हैं उन पर ध्यान देकर जो राजस्व है, जो जनता का पैसा आता है उसको सही जगह पर खर्च करना होगा, ना कि एक के बाद एक मुफ्त उपहार देकर। इसीलिए यह हमारे देश के राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को समझ भी चाहिए और जो हमारे सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार, उनसे उनके जो साथ एक ऐसी नीतियां तैयारी करनी चाहिए बैठकर जो कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत करे, ना कि देश के ऊपर और राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ाए, जिससे कि आगे चलकर श्रीलंका या फिर अन्य देशों जैसी हालत भारत के राज्यों की या देश की हो। तो इसी के साथ यह लेख और यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ और पसंद आई होगी। हालांकि आज क्वालिटी थोड़ी खराब है दोस्तों, पीडीएफ क्वालिटी ऐसी है, इसीलिए आपको जो पीडीएफ है इसका वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी इसमें और सुधार हो सकते हैं उनको अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।